इस प्रकार के प्रश्न एसएससी के सबसे फेवरेट प्रश्नों में से एक होते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, एसएससी ने कई बार अर्थात भर भर के पूछा है। तो पहले प्रश्न में क्या कहा गया, संतुलन स्तर बिंदु वह है जहाँ पे क्या होता है, अर्थात कहिएगा। तो कहता है कि संतुलन स्तर बिंदु किसे कहा जाता है। तो देखते हैं, इसका सही जवाब सी ऑप्शन हो जाता है, कुल आय कुल लागत के बराबर हो। कुल आय कुल लागत के बराबर होगी, उस स्थिति को संतुलन स्तर बिंदु कहा जाता है। संतुलन स्तर बिंदु वह बिंदु है जहाँ कुल आय कुल लागत के बराबर होती है, उसे संतुलन स्तर बिंदु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन कहता है, एकाधिकारी किसके आधार पर मूल्य विभेदन का आश्रय लेता है। ये एसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा 2012 में आया हुआ था। तो एकाधिकारी किसके आधार पर मूल्य विभेदन का आश्रय लेगा, तो इसका सही जवाब हो जाता है मांग और लोचन, डी ऑप्शन। एकाधिकार मांग लोचन के आधार पर मूल्य विभेदन का आश्रय लेता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है, एकाधिकारी की सीमांत आय होती है। ये क्वेश्चन 10+2 CHSL की परीक्षा 2010 में पूछा गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, कीमत से कम। क्या, एकाधिकार की सीमांत आय जो होती है वो कीमत से कम होती है। एकाधिकारी की सीमांत आय सदैव कीमत से कम होती है। एकाधिकारी की आय कुल आय और औसत आय, जिसका ये फार्मूला दे रखा है, इसी के आधार पर निकाली जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध हमेशा सही है। कौन सा संबंध हमेशा सही आता है। ए नंबर पे कहा गया, पहले ऑप्शन में कहा गया आय बराबर उपभोग प्लस निवेश। उपभोग और निवेश को मिला दिया जाए तो आय हो जाती है। अगले में कहा गया है आय बराबर उपभोग प्लस बचत। उपभोग और बचत को एक साथ जब मिला देते हैं तब आय बन जाती है। और तीसरे ऑप्शन में कहा गया बचत और निवेश जो होता है वो बराबर होता है। और डी ऑप्शन में कहा गया है आय जो बराबर होती है उपभोग प्लस बचत प्लस निवेश। इन उपभोग बचत और निवेश तीनों को मिलाएंगे तब आय बन जाती है। यही इसका सही जवाब हो जाता है। आय बराबर उपभोग बचत निवेश का संबंध हमेशा सही होता है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग मूव करते हैं। और इस प्रश्न की बात करते तो ये क्वेश्चन एसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा 1 टियर 1 में 2014 के अंतर्गत पूछ लिया गया था। तो इसीलिए यह प्रश्न आवश्यक बन जाता है। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये एसएससी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। ये कब पूछा गया, 2015 में पूछा, CHSL ने 2001 में पूछा और CPO ने 2003 में इसे पूछा था। तो आने वाले एग्जाम में यह प्रश्न आने की अधिक से अधिक संभावना है। तो क्वेश्चन में कहा गया है, जैव तंत्र में संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बहुआयत में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो जैव दृष्टि में कौन सा तत्व, जो इन ऑप्शन दे रखे, इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा तत्व सबसे अधिक होता है। हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन होता है या नाइट्रोजन होता है। तो ऑप्शन को देखते हुए इसका सही जवाब बी ऑप्शन यानी ऑक्सीजन निकल के आ जाता है। जैव मंडल ऑक्सीजन, जैव मंडल में ऑक्सीजन कितना परसेंट है देखते हैं। संजीव पदार्थ के संयोग में लगभग 36 तत्व भाग लेते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा 62% होती है, कार्बन की मात्रा 20% होती है, हाइड्रोजन की 10% होती है, नाइट्रोजन की मात्रा 3% होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की मात्रा सर्वाधिक होने के कारण जैव तंत्र में ऑक्सीजन बहुआयत में पाया जाता है। अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न जो था MTS 2013 में पूछा गया था और आने वाले एग्जाम्स में भी इसी प्रकार के प्रश्न आने की बेहतर संभावना हो जाती है। अगले इस क्वेश्चन में कहा गया है, भूजल पेयजल का बेहतर स्तर स्रोत है। भूजल पेयजल स्तर का बेहतर स्रोत है क्योंकि इसमें क्या काम होता है। तो बताना है क्यों, कौन सा काम होता है। तो सही जवाब इसका आता है आर्सेनिक। ठीक है।
तो आर्सेनिक इसमें। तो देखते हैं, भूजल पेयजल का सबसे बेहतर और सबसे अच्छा स्रोत होता है क्योंकि इसमें आर्सेनिक की मात्रा कम होती है। उत्तरी भारत तथा बांग्लादेश में भूजल या आर्सेनिक से हो रहा प्रदूषण एक बड़ी समस्या के रूप में उभरा है। और जो मिट्टी के अंदर से पानी निकाला जाता है पीने के लिए, उसमें आर्सेनिक की मात्रा कम होती है। इसलिए भूजल यानी भू का मतलब मिट्टी, यानी भूमि से जो जल निकाला जाता है वो पीने के लिए बेहतर माना जाता है। पुनर्वर्तन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? ये CHSL 2015 में पूछा गया था। और अर्नेस्ट हैकेल इसका सही जवाब है। और देखते हैं, पुनर्वर्तन सिद्धांत आर्सेनिक हैकेल ने प्रस्तुत किया था और CHSL 2015 में पूछा था। और अगले प्रश्न की ओर हम लोग आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, तपेदिक जिसे टीबी कहा जाता है, एक्षमा कहा जाता है, के इलाज के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? SSC जो टैक्स डिपार्टमेंट होता है उसने ये क्वेश्चन 2006 में पूछा हुआ था। तो इसका सही जवाब की बात करें तो डेटोल होता है ना, वो टीबी या एक्षमा या तपेदिक रोग के इलाज के लिए बेहतर माना जाता है। प्रथम एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज वर्ष 1929 ईस्वी में मेजर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी। इन्होंने पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से प्राप्त किया था। तपेदिक के इलाज के लिए पैराअमीनो सैलिसिलिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। पेनिसिलिन का उपयोग कवक, जिसे फफूंद कहा जाता है, के द्वारा उत्पन्न रोगों के इलाज के लिए किया जाता है, जबकि BCG एक प्रत्यात्मक टीका है या प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला टीका है। अगला प्रश्न कहता है, जो कि CGL 2010 में पूछा गया था, कहता है पीयूष ग्रंथि जो होती है शरीर में किस स्थान पे स्थित होती है? तो इसका सही जवाब मस्तिष्क के बीचों बीच में, जो माइंड होता है उसके बीचों बीच में पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। पीयूष ग्रंथि अग्र मस्तिष्क के पश्च भाग की अधर भत्ती के छोटे से शंक्वाकार में खोखले पदार्थ के कपाल की स्फिनॉइड अस्थि के हाइपोफाइशियल गर्त में सुरक्षित लटकी गोली सी और भूरी लाल सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। इसे हाइपोफाइसिस सेरिब्राई भी कहा जाता है या कहते हैं। यह मास्टर ग्रंथि के नाम से भी सुप्रसिद्ध है। इसे बहुत अधिक लोग मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आ जाता है। अगला प्रश्न SSC स्टेनोग्राफर 2010 में पूछा गया था और कहा गया है, रोमाटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है? जो रोमाटिक हृदय रोग होता है वो एसिपरीन की मदद से इसका इलाज किया जाता है। एसिपरीन की मदद से रोमाटिक हृदय रोग का इलाज करके इसको ठीक कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं, जो कि SSC ऑनलाइन परीक्षाएं CPO और SI के 3 जुलाई 2017 में प्रथम और सेकंड वाले दोनों एग्जाम में पूछा गया था। गोबर गैस जो होती है उसमें सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? किसका घटक लगा होता है? तो इसका सही जवाब हो जाता है मीथेन। मीथेन इसका सबसे अच्छा घटक माना जाता है। किसका? गोबर गैस का। गोबर गैस जैव द्रव्यमान जैसे गोबर, मलमूत्र इत्यादि के सड़ने से उत्पन्न होती है। इसके निर्माण हेतु बड़े गड्ढे में बने टैंक में उक्त पदार्थ भर कर बंद वातावरण में इन्हें सड़ने देते हैं। इससे कुछ ही दिनों में गोबर गैस, जिसका मुख्य अवयव मीथेन है, उत्पन्न होने लगती है। अगला क्वेश्चन कहता है कि SSC 2008 में पूछा गया था, बारूद किसका मिश्रण होता है जो बंदूक और गोला इत्यादि में यूज किया जाता है? बारूद वो किसका बना होता है? तो इसका सही जवाब C ऑप्शन है। नाइटर, सल्फर और चारकोल का मिश्रण बारूद होता है। बारूद का आविष्कार कब हुआ? इसका निश्चित समय पता नहीं चलता है कि किसने किस समय में इसका आविष्कार किया था, पर ऐसा मालूम होता है कि ईसा के पूर्व काल में
चीनियों ने बारूद की जानकारी चीनियों को बारूद की जानकारी थी। रोज बेकन 1214 ईस्वी से लेकर 1294 ईस्वी में लाखों में बारूद का उपयोग किया या वो बारूद का उपयोग मिलता है। बेकन ने जिस बारूद का उल्लेख किया था वह 41.2% पोटेशियम नाइट्रेट और कोयल और गंधक प्रत्येक 29% की मात्रा में थे, परंतु वर्तमान समय में बारूद के मानक मिश्रण में 75% पोटेशियम नाइटर जो कि 15% चारकोल 10% मिलाकर बारूद बनाई जाती है। अगले प्रश्न में कहा गया है, अगला प्रश्न CGL टीयर 1 2013 के अंतर्गत पूछा गया था और आने वाले एग्जाम में इसे फिर से रिपीट होने की संभावना है। कहता है क्वेश्चन, उच्च ऑक्टेन ईंधन के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो उच्च ऑक्टेन ईंधन के उत्पादन के रूप में H2SO4 का यूज किया जाता है। किसका? H2SO4 का यूज किया जाता है। उच्च ऑक्टेन ईंधन के उत्पादन में प्रत्येक उत्प्रेरक के रूप में H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग हवाई जहाज के ईंधन के रूप में सबसे ज़्यादा किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आ जाते हैं। अगला प्रश्न कहता है, किसी द्रव्य में एक कोलाइडी तंत्र एक द्रव्य में प्रक्षेपित करने का जो स्तर होता है उसको क्या कहलाता है? उसे क्या कहा जाता है? 2013 CGL में पूछा गया था। इमल्सन इसका सही जवाब है। और देखते हैं, कोलाइडर का निर्माण करने के लिए परिक्षिप्त माध्यम में परिक्षिप्त प्रावस्था को मिलाया जाता है। इसलिए जब किसी द्रव्य में एक द्रव्य को विक्षेपित किया जाता है तो टायश या इमल्सन का निर्माण होता है, जैसे दूध, कोल्ड ड्रिंक और पायसीकृत तेल इत्यादि, जो कि इसके उदाहरण हैं। अगले प्रश्न की ओर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, सामान्यतः उत्तल दर्पण का प्रयोग जो होता है ना, जब गाड़ियां हम लोग चलाते हैं, गाड़ियों में एक शीशा लगा होता है जो कि साइड की वस्तु को देखने के लिए दोनों तरफ एक एक शीशा लगा होता है, उसे क्या कहा जाता है? उत्तल दर्पण, जो कि C ऑप्शन इसका दे रखा है। सही जवाब पार्श्वदर्शी दर्पण इसे कहा जाता है। उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, सीधा एवं आभासी प्राप्त होता है। इसका दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है। इस कारण गाड़ियों के पार्श्व अर्थात पीछे वाला दर्पण भी कहा जाता है। पीछे की वस्तुओं को देखने में इसका प्रयोग किया जाता है। सड़क पर लगे परावर्तक लैंपों में भी इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये प्रकाश को अधिक क्षेत्र में फैला देते हैं। और देखते हैं अगला क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन जो था ना, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, उसमें से इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? J.J. थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, जो कि C ऑप्शन इसका सही जवाब है। और पूछने की बात की जाए तो SSC ऑनलाइन की परीक्षाएं 2017 में इसे पूछ लिया गया था और आने वाले एग्जाम में इसे पूछने की और भी संभावना है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज J.J. थॉमसन ने सन 1897 ईस्वी में कैथोड किरणों पर अपने एक प्रयोग के दौरान की थी। इन्होंने स्पष्ट किया कि कैथोड किरणें वास्तव में ऋणावेशित कणों के पुंज हैं। ये ऋणावेशित कण परमाणु विसर्जन नलिका में उपस्थित गैस के परमाणुओं से ही निकलने होते हैं। इन्हें इलेक्ट्रॉन के रूप में जाना जाता है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग जब मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है, घरेलू विद्युत केबल में प्रयोग की जाने वाली धातु कौन सी? जो घरेलू विद्युत होती है उसमें केबल पड़ी होती है ना, वो किस चीज़ की बनी थी? स्टेनोग्राफर 2014 में इसे पूछा गया था। तो इसका सही जवाब हो जाता है तांबा। तांबे की बनी होती है घरेलू केबल। घरेलू विद्युत केबल में प्रयोग किए जाने वाली धातु तांबा कही जाती है। और अगला क्वेश्चन कहता है, जो कि SSC मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2001 से 6 के बीच में पूछा गया था और भाई 2023 में भी इसी प्रकार के प्रश्न आने की अधिक से अधिक संभावना है। तो इन क्वेश्चनों को जरूर देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से ऊर्जा का आंतरपरिक स्रोत कौन सा है? तो अपारंतरिक स्रोत बताना है बायोगैस ऊर्जा का। ठीक है, सही जवाब इसका बायोगैस हो जाता है। बायोगैस जैव पदार्थ और सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत परियोजना इत्यादि के सभी ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत हैं
और जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो बायोगैस है। निम्नलिखित में से कौन सा बांध विश्व का उच्चतम गुरुत्वीय बांध है? कौन सा बांध है बताना है। एसएससी स्नातक परीक्षा 2005 में पूछा गया था, तो सही जवाब हो जाता है भाखड़ा। जो भाखड़ा बांध है ना, वो क्या है? विश्व का उच्चतम गुरुत्वीय बांध है। भाखड़ा बांध सतलज नदी पर बना है। भारत के अंतर्गत जो विश्व के उच्चतम गुरुत्वीय बांधों में से एक माना जाता है या है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है यूरेनियम के विशाल निपेश हाल में पाए जाते हैं। यूरेनियम के विशाल निपेश हाल में क्या पाया जाता है? एसएससी है जो कि 10 CHSL होता है, वो 2010 में इस प्रकार के प्रश्नों को पूछ रहा था और सही जवाब कर्नाटक हो जाता है। कर्नाटक में ये यूरेनियम के विशेल विक्षेप पाए जाते हैं। यूरेनियम से प्लिचबेंड बनता है। और प्रश्न काल में जुलाई 2009 में यूरेनियम का सबसे बड़ा निक्षेप गोली कर्नाटक राज्य के में खोजा गया, जो कि 2011 में आंध्र प्रदेश में तुमलापल्ली में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार खोजा गया। प्रश्न के संदर्भ के अनुसार बी ऑप्शन सही है, कर्नाटक। IR-20 और रला धान दो प्रमुख किस्में किस चीज़ की हैं? तो इसका धान सही जवाब हो जाता है सी ऑप्शन, जो कि से 2008 में इस प्रश्न को पूछा था। IR-20 और रला धान की प्रमुख किस्में हैं। इसका अन्य किस्में हैं जैसे हमसा, जया, IR-8, IR-36, पूसा, हेमा तथा राजेश्वरी इत्यादि जो धान की प्रमुख किस्म हैं। और यही था आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। और आशा है कि आज की क्लास सभी को पसंद आई होगी। इसी प्रकार के प्रश्नों को और भी पढ़ने और जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन प्रश्नों के साथ कल की क्लास में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।